हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पर्ल स्टडी ए ड्रीम पैलेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में एनटीपीसी के हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम उसी के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में एग्जाम के हिसाब से देखने से पहले हम जानेंगे उनके बेसिक जानकारी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। दोस्तों इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। इनकी माताजी का नाम है पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा बाई। दोस्तों अब हम एग्जाम के हिसाब से देखेंगे इनके उपनाम पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और काफी एग्जामों में इनके उपनाम और इनकी उपाधियां पूछी जाती है। दोस्तों जैसे हम इनके उपनाम सभी जानते हैं। उपनाम है एक बापूजी। बापूजी किसने कहा था दोस्तों इनको? बापूजी कहा था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने इनको क्या कहा दोस्तों? बापूजी, सरोजिनी नायडू। इनका एक नाम है राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। राष्ट्रपिता इनको किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता इनको किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। इनको महात्मा की उपाधि दी खुद एक महान आदमी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा की उपाधि दी। दोस्तों महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी इसलिए हम उनको बोलते हैं, महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको एक उपाधि दी थी देशद्रोही फकीर की। देशद्रोही फकीर की उपाधि दी थी विंस्टन चर्चिल ने, जो उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जिन्होंने गांधी जी को देशद्रोही फकीर की उपाधि दी। देशद्रोही फकीर की उपाधि दी दोस्तों। किसने दी? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। और एक उपाधि दी थी भारतीय राजनीति का बच्चा। ये किसने दी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में। इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या उपाधियां, क्या क्या सिद्धियां हासिल की। दोस्तों 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने। वहां से 3 साल की वकालत की डिग्री करके वहां से बैरिस्टर बन के भारत में लौटते हैं 1891 में। अब हम बात करें गांधी जी की, 1888 में ये जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं दोस्तों। इंग्लैंड जाते हैं, वहां से 3 साल की डिग्री करके 1891 में भारत लौटते हैं दोस्तों। लौटते हैं कहाँ? भारत। इसके बाद में 1893 में दोस्तों को 1893 में एक व्यक्ति होता है अब्दुल्ला नाम का, जो भारतीय मूल का है और दक्षिणी अफ्रीका में रह रहा है। तो वहां पे अब्दुल्ला जी के केस के सिलसिले में उनकी पैरवी करने गांधी जी 1893 में कहाँ जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं दोस्तों। यहाँ ये अपने जीवन का काफी हिस्सा गुजारते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। इन्होंने यहाँ काफी काम किए हैं दोस्तों। 1894 में दक्षिणी अफ्रीका में ही इन्होंने नेटल
इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में नेटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ की दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पे दक्षिणी अफ्रीका में ही ये एक पत्र निकालते हैं इंडिया के नाम से ही, इंडियन ओपिनियन पत्र, इंडियन ओपिनियन पत्र। यहीं पे इन्होंने दो संस्थाएं बनाई जिनका नाम है, एक है फिनिक्स फर्म और एक है टोल्स्टॉय फर्म। एक है फिनिक्स फर्म, फिनिक्स फर्म, और एक है टोल्स्टॉय फर्म, टोल्स्टॉय फर्म। इनकी स्थापना दक्षिणी अफ्रीका में ही की। यहीं पे 1906 में दक्षिणी अफ्रीका की बात हो रही है दोस्तों। 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया दोस्तों, प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया। अगर पूछा जाए दोस्तों कि गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया और कब किया, तब तो आंसर आएगा 1906 में किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। और अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत में इन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिसका जिक्र हम अभी आगे करने वाले हैं दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जितना स्टार लगाना चाहो लगा लो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये काफी दिनों के बाद में भारत लौटते हैं दक्षिणी अफ्रीका से। जब भी ये भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, जब ये भारत लौटते हैं तब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट अभी पीछे गई है, मतलब करंट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटते हैं गांधी जी। भारत में आने के कुछ दिनों बाद में इन्होंने 25 मई को इन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बीमारी फैल रही है, इस समय एक बीमारी फैल रही है, प्लेग बीमारी, जिसकी वजह से इनको ये ट्रांसफर करना पड़ता है साबरमती के तट पर। कब? 1916 में सत्याग्रह आश्रम को ट्रांसफर करते हैं साबरमती के तट पर, और इसी जगह के नाम पे ही उस आश्रम को नाम देते हैं साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। दोस्तों बात हो रही है 1915 की। 1915 में मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है दोस्तों। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने काफी भारतीय युवाओं को अंग्रेजों का साथ देने के लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी की बात मानते हैं काफी युवा और अंग्रेजों का साथ भी देते हैं। बहुत से लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लेते हैं। तो इसी बात से खुश होकर अंग्रेज गांधी जी को एक उपाधि देते हैं, केसर ए हिंद की, केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं। कौन? अंग्रेज। इनको? गांधी जी को। और गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि भी देते हैं, मतलब भारतीयों को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, सार्जेंट की उपाधि भी देते हैं दोस्तों, सार्जेंट की उपाधि इसको गांधी जी को। यहाँ पे जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते हैं तब एक व्यक्ति है जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उनके विचारों से गांधी जी काफी प्रभावित होते हैं और उनको अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम बात करेंगे दोस्तों गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों की। दोस्तों एक आंदोलन है जो चला गया था 1917 में, 1917 में। कहां पे? चंपारण बिहार में,
चंपारण बिहार में दोस्तों एक आंदोलन चल रहा है दोस्तों। यह होता क्या है कि अंग्रेजों द्वारा चलाई गई एक पद्धति है 3 कठिया पद्धति। उसमें से जैसे जमीन के 20 हिस्सों में से तीसरे हिस्से में नील की खेती करनी होती है दोस्तों। मतलब 20 के तीसरे हिस्से में नील की खेती करनी होती है, मतलब 15% पे नील की खेती करनी होती है। नील की खेती कर लिए दोस्तों। अब इस नील को अंग्रेज अपनी मर्जी के भाव से खरीदते थे दोस्तों। मर्जी के भाव से भी खरीद लिया, ये भी सहन था। लेकिन समय बदलता है, हर चीज में परिवर्तन होता है। इस समय क्या होता है कि रासायनिक रूप से नील बनने लगी है। अब रासायनिक रूप से नील बनने लगी है तो देसी तरीके से जो नील हो रही है उसकी खपत कम होने लगी दोस्तों। इसकी खपत कम होने लगी, तब किसान इससे परेशान होते हैं। परेशान इसलिए होते हैं कि अंग्रेज एक तो इससे खरीद भी नहीं रहे और प्लस में लगान को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। लगान को बढ़ा रहे हैं और खरीद भी नहीं रहे, तो इससे परेशान होकर यहाँ पे चंपारण में एक विरोध चल रहा है। इसके विरोध में यहाँ पे चंपारण में आंदोलन चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिलते हैं 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं। इनको लगता है कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी इसमें सहायता कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे मुखिया बन सकते हैं। तब राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी के पास जाते हैं, लेकिन गांधी जी कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बार बार जाने पर बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और गांधी जी को एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे आना पड़ता है। तो चंपारण बिहार में किसानों का नेतृत्व करने के लिए बुलाने का श्रेय भी किसको जाता है? राजकुमार शुक्ल जी को जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया चंपारण बिहार में। यहाँ पे सत्याग्रह में सफल होने के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी इनको महात्मा की उपाधि देते हैं, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे 1918 की बात करते हैं दोस्तों। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चल रहा है दोस्तों। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहां अभी हम पीछे बात किए थे 1915 में जब गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। उसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं कि अहमदाबाद में प्लेग बीमारी चल रही है, लोग घरों में बैठे हैं, काम बंद है। तब यहाँ के जो मिल मालिक थे, इन्होंने फैसला लिया कि मजदूरों को घर बैठे वेतन का 70% हिस्सा दिया जाए। कितना दोस्तों? 70% हिस्सा कुछ दिनों तक देते हैं। इसके बाद में इसको कम करके 20% कर दिया। कितना कर दिया? 20%। तब इसके विरोध में कि 20% क्यों किया गया, इसके विरोध में यहाँ पे ये मिल मजदूर आंदोलन चल रहा है दोस्तों। तब अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज गांधी जी से खुश थे, उनको लगता था कि गांधी जी लोगों को नेतृत्व करने में माहिर हैं और यहाँ पे भी गांधी जी ही इनका नेतृत्व कर सकते हैं। तब अंग्रेजों ने यहाँ पे गांधी जी को बुलाया दोस्तों। ना तो मिल मजदूरों ने बुलाया, ना तो मिल मालिकों ने बुलाया और ना ही मिल मजदूरों ने बुलाया। यहाँ पे गांधी जी को बुलाते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेजों की मध्यस्थता में गांधी जी यहाँ पे आते हैं और गांधी जी दोनों को इस बात पे सहमत करते हैं कि ना तो 20% और ना ही 70%, इसको किया जाए 35%। और मिल मजदूरों को 35% बोनस दिलाते हैं दोस्तों गांधी जी। यहीं पे प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। कहाँ किया दोस्तों? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया दोस्तों। 1918 में ही एक स्थान है खेड़ा। खेड़ा में भी गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह। यहां क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद में भी अंग्रेजों द्वारा किसानों को शोषण किया जाता है। मतलब
किसानों से लगान वसूली की जाती है और वो भी दुगनी दर पर। तब यहाँ पे किसान एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे भी गांधी जी इनका नेतृत्व करते हैं और यहाँ पे भी सफल होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रोलेट एक्ट के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, नींबू चना कांड के बारे में, आदि के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।